गुड डे गर्ल्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक है संक्रमण के निरोधक उपाय, यानी संक्रमण से कैसे बचा जाए। पिछले सभी चैप्टर्स के अंदर हमने बात करी थी संक्रमण फैलाने वाले कारणों की, प्रकार की, कौन कौन से उसके रोग के स्तर हैं उनके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि यदि संक्रमण हो जाता है या होना स्वाभाविक ही है तो उसको हम किस प्रकार से उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जब संक्रमण की हम बात करते हैं तो सबसे पहली पंक्ति जो हमारे दिमाग में आती है वो है उपचार से बचाव ज़्यादा अच्छा है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकना है और उसको रोकने के लिए हमें उसके बचाव के जो उपाय हैं उनको हमको अपना लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, और अभी भी हम जो यदि कोरोना की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर भी हमको ये सलाह दे रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए ताकि कोई भी रोग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में रोग तभी पनप सकता है जब हमारी रक्त में उपस्थित वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो फैगोसाइटोसिस की क्रिया में हार जाए। वो रोगाणुओं से अपना युद्ध करती हैं। यदि रोगाणु उसमें जीत जाते हैं तो रोग हम पर आ जाता है, और यदि हमारी WBC जीत जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जीत जाती है, तो वो रोग हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। और इसी को हम कहते हैं हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी ये श्वेत रक्त कणिकाएं जितनी एक्टिव होंगी, जितनी सक्रिय होंगी, उतना ही रोगों का आक्रमण हम पर कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उपचार से बचाव ज़्यादा अच्छा है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के कई उपाय हैं। सबसे पहला है रोग की तुरंत पहचान और अति शीघ्र समुचित उपचार द्वारा। राइट, अगेन आपको एग्जांपल दूंगी कोरोना का, जहां पर डॉक्टर कह रहे हैं कि यदि आपको जुकाम हो जाता है, यदि आपको सर दर्द है, यदि आपको सूखी खांसी है, यदि आपको फीवर है, तो आप तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। आप इसको हल्के में नहीं लें कि नहीं हमको साधारण वायरल होगा, या हमको ऐसे थकावट से बुखार आ गया है, या हमने काम कर लिया था इसलिए हमको थकान हो गई। इस प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज न देते हुए, क्योंकि इस समय में ये वायरस सक्रिय है, तो हमको ये चाहिए कि हम उसकी तुरंत टेस्ट कराएं, उसकी जांच कराएं और उसका समुचित उपचार लें। तो हो सकता है ये वायरस हम पर ज़्यादा हावी न हो सके। और यदि हम इनके आंकड़ों की तरफ चले तो आपने देखा होगा कि शुरू में हमारे यहाँ पर जो संक्रमित होने की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और धीरे धीरे करके जब हमने इसको लोगों में अवेयरनेस आने लगी और उन्होंने जब उसका उपचार करना शुरू किया, तो अभी आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो 94% है, यानी 100 में से 94 लोग उससे ठीक हो पा रहे। शुरू में हम लोगों को ना उपचार पता था, ना उसके सिम्टम्स पता थे, तो हम उससे लड़ नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहला इसका जो उपाय है वो यही है कि हम रोग की तुरंत पहचान करें और अति शीघ्र समुचित उपचार लेने का प्रयास करें। दूसरा है रोगी का पृथक्करण करके आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब हम संक्रमण की बात करें, जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, तो ऐसे में हमको क्या करना है कि हम संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं कि हम जो संक्रमित व्यक्ति है उसको हम आइसोलेट कर दें, हम उसको पृथक्करण कर दें, उसको घर में अलग कमरे में रहने के लिए उसकी व्यवस्था कर दें, उसका खाना पीना, बिस्तर, कपड़े, सब चीज़ें हम उसमें अलग कर दें, तो हम उस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। और उसके जितने भी उपयोग में लिए गया जो सामग्री है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे कपड़े हो, उनको हम नियमानुसार उसको विसंक्रमित करते रहें। डिटॉल में, कोई और भी जितने भी आपके स्टरलाइजेशन के जितने भी मेथड है, उबाल के गर्म पानी में करके हम उनको निष्क्रिय कर सकते हैं और संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा इसका एक मेथड है वो है अधिसूचना की, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तो परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और जनता को चाहिए कि इस प्रकार का संक्रामक रोग होने के व्यक्ति के होने की सूचना तुरंत ही वहाँ के चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारी को उनको देनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी अधिसूचना देना कानूनन जरूरी है, जैसे मलेरिया, पोलियो,
हाइड्रोफोबिया, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, हैजा या कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, येलो फीवर, टीबी, फ्लू, मेनिंजाइटिस, मम्स, एड्स, यानी ये कुछ जो जितने भी संक्रामक रोग हैं, यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी सूचना आपको वहाँ के चिकित्सक अधिकारी को देनी चाहिए ताकि वो उसको रोकने का प्रयास करें। यदि वहाँ पर वो नहीं रुकता है या आप उसकी सूचना नहीं देते हैं तो वो हो सकता है कि वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और इस तरह से वो कई लोगों को अपनी चपेट में ले ले। तो उसकी अधिक सूचना भी हम दे करके उस रोग फैलने से रोक सकते हैं। एक और मेथड है निरीक्षण का यानी इंस्पेक्शन का। तो स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों द्वारा रोग का अध्ययन, रोगाणु और रोगों का परीक्षण, माध्यमों का निरीक्षण, रोगी व्यक्ति का पंजीकरण आदि कई प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा एड्स के अंदर भी पहले ये था कि आपका नाम गुप्त रखते हुए, रोगी व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उस रोगी का पंजीकरण किया जाता था और उसका अध्ययन किया जाता था कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं और उनका परीक्षण किया जाता था और किस माध्यम से वो फैला इसकी पूरी हिस्ट्री जान करके उसमें उसका इलाज करने का प्रयास किया जाता था। तो निरीक्षण भी उसका एक मेथड है। एक अभी जो बहुत लेटेस्ट चल रहा है और हम सब के लिए एक नई टर्म है क्वारंटीन करना, जिसको हम संगरोध कहते हैं, यानी संग में नहीं रखना, संग का विरोध करना, संग रहने का। तो स्वस्थ मनुष्य अथवा रोग मुक्ति के बाद भी व्यक्ति अपने शरीर से रोगाणुओं को निरंतर निष्कासित करते रहते हैं और इसीलिए अगर दूसरे स्थानों, राज्यों या शहरों में कोई भी संक्रामक रोग जैसे हैजा, प्लेग आदि फैला हो तो वहां से आने वाली जनता जो रोग से प्रतिरक्षित नहीं है, जिनको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उन्हें रोग के अधिकतम उद्भवन काल तक रोका जाता है और इसे ही क्वारंटीन कहते हैं। प्लेग, हैजा, टाइफाइड, कोरोना, चेचक, पीत ज्वर आदि रोग होने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर कानूनन रोक लगाई जाती है। इसी तरह जो आपके सामाजिक कुछ स्थल हैं समाज के, जहाँ पर हम तीर्थ जिनको हम कहते हैं, तो हज है, हज यात्रा है, तीर्थ स्थानों में पर्यटन है, विश्व भ्रमण आदि करने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही इसकी अनुमति दी जाती है। और ये क्वारंटीन शब्द अब आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर भी ये व्यवस्था बीच में लागू की गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटर स्टेट यदि ट्रैवल कर रहा है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उसको पहले स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से सीधे पहले क्वारंटीन किया जाएगा उसको, क्योंकि इसका उद्भवन जो काल जो है कोरोना का वो 14 डेज का है, 14 दिन का है। तो 14 दिन तक उनको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोगों से मिल सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं। तो किसी भी स्तर पर वो ये हुआ था। और इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में तो हमने जिले की सीमा को भी सील कर दिया था कि एक जिले से दूसरे जिले में लोग आवागमन न कर सके। तो ये क्वारंटीन एक बहुत अच्छा उसका उपाय है कि हम उसके उद्भवन काल की अवधि में, यानी जिस समय में संक्रमण फैलने की संभावना रोगी व्यक्ति से सबसे ज़्यादा है, उस समय में उसको अकेला उसको या क्वारंटीन कर दिया जाए, उसको लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया जाए। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज निसंक्रमण और कीटनाशक पदार्थों द्वारा। तो रोगी के उपयोग में ली गई वस्तुओं का निसंक्रमण कर रोग को प्रसारित होने से रोका जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बात कही थी, तो ये वही मेथड है जिसके माध्यम में हम रोगी के कपड़े, रोगी के जो बिस्तर, रोगी के बर्तन, और साथ ही साथ यदि रोगी को अगर जैसे खांसी है तो कफ वगैरह निकलता है तो उसको भी हम डिस्पोजल बहुत सही तरीके से करें, उसको खुले में नहीं छोड़ें ताकि कोई बैक्टीरिया न तो पैदा हो और न इधर उधर फैले। तो निसंक्रमण का कार्य 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला है प्राकृतिक मेथड, जिसको नेचुरल मेथड कहते हैं। तो शुद्ध वायु, सूर्य ताप और रोशनी, धूप, ठंडक आदि प्राकृतिक निसंक्रमण है। तो जैसा भी आप भी करते हैं, हम लोगों के डेली रूटीन की आदत है कि सर्दियां आती है तो हम कहते हैं हमारे बिस्तर को धूप लगा लो, या गर्म कपड़े हैं उनको धूप दिखा दो। धूप दिखाने से जितने भी उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें मर जाते हैं, जितने भी रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं तेज धूप के अंदर। और इसी प्रकार से हवा लगाने से भी हम कहते हैं कि वस्त्र खुला खुला हो गया है, हमारे पहनने योग्य हो गया। तो ये सारे जो नेचुरल मेथड्स हैं जिनको में हम प्रकृति की सहायता लेते हैं कि वो उससे
हमको बचाए। दूसरा है फिजिकल मेथड, तो जिसमें उबालने, जलाने, भाप द्वारा गर्म करने यानी स्टीमिंग से भाप द्वारा उबालने और गर्म वायु प्रवाहित कर विभिन्न वस्तुओं को विसंक्रमित किया जा सकता है। तो रोगी के जैसे ओढ़ने के वस्त्र हैं या उसके पहनने के जो वस्त्र हैं उनको भी हम गर्म पानी में उबाल कर हम उनको विसंक्रमित कर सकते हैं। उसके द्वारा जैसे उपयोग में लिया गया जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कोई कपड़ा है या कोई इस तरह की सुइयाँ है, कोई प्लास्टिक है, तो उसको जलाने के द्वारा भी हम ये भौतिक विधि अपना सकते हैं। तीसरी होती है रासायनिक विधि, तो इसमें हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके निसंक्रमण करते हैं। तो जिसमें जैसे साबुन का उपयोग हम अभी आज की तारीख में बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 20 सेकंड तक यदि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना के चारों तरफ जो फैटी तह है, जो वसीय तह है, वो उसमें साबुन में गल करके और ख़त्म हो जाती है और वो रोगाणु नष्ट हो जाता है, वो वायरस नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको बार बार सलाह दी जाती है कि आप उसका अपने हाथ बार बार धोएं। तो साबुन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि रासायनिक विसंक्रमक पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न वस्तुओं को, मलमूत्र को, थूक को, कफ आदि को विसंक्रमित करने में उनका उपयोग हम कर सकते हैं। राइट, तो ये निसंक्रमण और कीटनाशक पदार्थों द्वारा संक्रामक रोगों को रोकने का एक उपाय है। इसी प्रकार से एक है प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन। तो मनुष्य के शरीर में जब बाहरी वस्तु जैसे जीवाणु, विषाणु, फंगस कुछ भी प्रवेश करता है तो रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें उपस्थित ल्यूकोसाइट्स उन बाह्य जीवाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। फलतः व्यक्ति बीमार अथवा रोगग्रस्त नहीं होता। परंतु यदि वह रोगाणु ल्यूकोसाइट्स अथवा एंटीबॉडीज को हरा कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो वो गुणन क्रिया द्वारा अपनी वंशवृद्धि भी करता है, टॉक्सिन छोड़ता है, जिससे व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन कुछ रोग न हो इसके लिए सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये स्वास्थ्य सेवाएं सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क भी दी जाती हैं। कुछ संक्रामक रोग के फैलने से बचाव के लिए भी प्रतिरक्षीकरण किया जाता है और उनके टीके लगाए जाते हैं, जैसे चेचक, क्षय रोग, हैजा, मीजल्स, पोलियो, काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, जल संत्रास आदि। हाइड्रोफोबिया, जल संत्रास होता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, टीकाकरण सारणी आपने पढ़ी होगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको सबसे पहला टीका कौन सा लगाते हैं? बीसीजी का, यानी उसको चेचक ना हो और उसको टीबी भी ना हो। उसके बाद में हम उसको डीपीटी का टीका लगाते हैं, तो डिप्थीरिया, पोलियो और टिटेनस का और टाइफाइड का टीका लगता है। तो इस प्रकार से उसका एक शेड्यूल है, पूरा समय सारणी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी। तो ऐसे एक प्रतिरक्षीकरण उसमें हो जाता है जब हम बच्चे को लगाते हैं। और यदि हमें कहा जाता है कि यदि 5 वर्ष तक हम उसकी प्रतिरक्षण उसका पूरा कर लें तो वो आगे चल करके उसको बीमारी होने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है, बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है। और इसी प्रकार से अभी जो हमारे यहाँ पर जो महामारी फैली हुई है या वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, इसके भी हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे वैक्सीन का, जो कि कई देशों में निर्मित हो चुकी है और उसमें हमारा भारत देश भी है। तो भारत में, रशिया में, चाइना में, सब जगह पर इसके अलग अलग वैक्सीन तैयार हो गए। तो जब हम ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि यदि हम ये वैक्सीनेशन हम करवा लेते हैं या इम्यूनाइजेशन हम करवा लेते हैं तो ये रोग एक स्वस्थ व्यक्ति में रोगग्रस्त व्यक्ति से नहीं फैल पाएगा। तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। तो ये प्रतिरक्षीकरण एक बहुत अच्छा उपाय है। और अभी कोरोना केस में तो मास्क के बाद में वही हमारा एक आशाओं का, हम ये कह सकते हैं कि आशाओं की किरण उसी पर टिकी हुई है कि वो आने के बाद हमको शायद इस बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। इसके अलावा जो रोगों को रोकने का उपाय है वो है आपका पर्यावरण की स्वच्छता। तो रोग को फैलने में जो सबसे बड़ा एक कारण है पर्यावरण की अस्वच्छता या पर्यावरण प्रदूषण। तो इसको रोग को फैलने से रोकने के लिए पर्यावरण की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो रोगाणु हैं वो मल मूत्र, गंदी नालियां, कूड़े करकट आदि में पनपते हैं और गड्ढों में या जहाँ पर भी पानी जमा हुआ होता है वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं और प्रजनन क्रिया करते हैं। अगर उन गड्ढों को भर दिया जाए तो मच्छर के प्रजनन का स्थान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
इस प्रकार पर्यावरण को स्वच्छ रखकर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। यानी गंदी नालियां हैं, खुली हुई हैं, आपने कचरा आपने खुले में फेंक दिया, बायोकेमिकल वेस्ट आपने फेंक दिया, तो वहाँ पर निश्चित रूप से रोगाणु उत्पन्न होंगे और वो संक्रमण को फैला सकते हैं। तो हमें उसके निस्तारण करके और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना होगा, तभी हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, और जिसका उपभोग आप लोग भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए तथा रोगों से होने वाली हानि और उसके दुष्परिणामों की जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। और इसके लिए हम कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पिक्चर हॉल हैं, पोस्टर्स हैं, फोल्डर हैं, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिकाएं हैं, चार्ट है और वार्ताओं द्वारा, और इस प्रकार के कैंप्स लगा करके इनके माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ आदतों का विकास करके विभिन्न प्रकार के रोगों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है, जैसे क्षय रोग, पोलियो, हैजा, काली खांसी, एड्स, चेचक, गोनोरिया, सिफिलिस, ये जो कि यौन रोग हैं, मलेरिया, प्लेग आदि। कोरोना भी इसमें एक हम ऐड कर सकते हैं। और चेचक, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चेचक एक हद तक हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो चुकी है, भारत से इसका टोटली उन्मूलन हो चुका है। इसी प्रकार से हैजा का भी उन्मूलन यहाँ से हो चुका है, लेकिन फिर भी संभावना बनी रहती है। यदि हम लापरवाही बरतेंगे तो इन रोगों को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें इन सब बातों का हमें ध्यान रख करके रोगों को फैलने से रोकना होगा। लास्ट इसका एक उपाय है कानून की सहायता से प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करना। कुछ रोगों को प्रसारित होने से रोकने के लिए कानून की भी सहायता ली जा सकती है, जिससे रोग महामारी या विश्व महामारी का रूप धारण न कर पाए, पेंडेमिक नहीं बन पाए, जैसे एड्स या हैजा या अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों के आवागमन पर रोक लगा दें, और ताकि उस रोग का प्रसार न हो पाए। और इसी श्रेणी में अगेन हम कोरोना को सम्मिलित कर सकते हैं। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, कानून अभी बन चुका है कि यदि आप बिना मास्क के पाए जाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और शुरू में बहुत प्यार से भी सरकार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी हम थोड़े से केयरलेस हैं, जिसकी वजह से इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। रोगियों की संख्या में कुछ लापरवाही है हमारी, कुछ हमारी ये हम कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है, या हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने तो ये उपाय अपना लिया तब हमारे को कुछ नहीं होगा, या हमारी इम्यूनिटी चाहिए। तो इस प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर के हमें इन सब उपायों की यदि हम पालना करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। तो ये है रोकने के उपाय। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास से हम विभिन्न रोगों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे।